नमस्कार। हमें मालूम है कि हमने 10th क्लास का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो चैप्टर है वो शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात करना शुरू किया था। और हमने डिसाइड किया था, और जो चैप्टर में दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, कि वी विल डिस्कस अबाउट 3 सोशल डिफरेंसेस। About 2 social differences we have already discussed, about gender and religion. Now we are going to discuss about caste. What we mean by caste, what is casteism, and as an Indian citizen you are very well aware about the role of caste in Indian politics. भारतीय राजनीति में जाति का, जाति प्रथा का या उसकी क्या भूमिका है, इससे आप सभी लोग अवगत हैं। राजनीति में किस प्रकार से जातियों का इस्तेमाल किया जाता है, जाति किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम जरा जाति का, कास्ट का एक बार इतिहास देख लेते हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि इस कास्ट सिस्टम की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से कास्ट हिरार्की में अपर कास्ट और लोअर कास्ट में सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है, और किस प्रकार से ये डिवीज़न इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है। तो देखिए, आप लोगों ने ऋग्वेद का नाम सुना होगा। हमारा एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें सूक्त, पुरुष सूक्त में वर्णों के बारे में दिया हुआ है कि वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। उसमें जिक्र किया हुआ है कि एक महामानव था, उसके मस्तिष्क वाले हिस्से से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, जो भुजाएं थी, शोल्डर्स थे, उनसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जो जंघाओं वाला पार्ट है वहां से वैश्य उत्पन्न हुए, और जो नीचे सबसे पैर हैं, आदमी के पैर के जो पंजे हैं, वहां से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से 4 वर्णों के बारे में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विस्तार से दिया हुआ है। लेकिन इन 4 वर्णों के अलावा भी इंडियन सिस्टम में, सोसाइटी में किस प्रकार से ये वर्ण बाद में जातियों में विभक्त होते चले गए, और किस प्रकार से हायर कास्ट के लोगों ने लोअर कास्ट के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, या फिर समाज का ढांचा कुछ इस तरह से स्वतः निर्मित होता चला गया। ये जो शक्तिशाली लोग थे उन्होंने सिस्टम को रिजिड कर दिया कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके लिए ये मुकर्रर कर दिया गया कि आप केवल और केवल अपर कास्ट के लोगों को सर्व करेंगे। तो यहाँ से उत्पत्ति हुई। और एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, और थोड़ा बहुत मैंने समाजशास्त्र पढ़ा है, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कास्ट की जो उत्पत्ति है, जाति की जो उत्पत्ति है, वो कुछ इस तरह से हुई होगी। एक कल्पना है एक गांव की। उस गांव में जो लोग थोड़ा बहुत धनुर्विद्या के बारे में या तलवारबाजी के बारे में, जिनको कुछ ज्ञान था, जो कुछ शिक्षा लिए हुए थे, ट्रेनिंग जिनके पास थी, उनको समाज के जो प्रभुत्वशाली लोग थे उन लोगों ने कार्य सौंप दिया कि आप गांव के लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे। उन्हें धनुर्विद्या में, तलवारबाजी में और बहुत सारे शैक्षणिक कार्यों में निपुण करेंगे। उन लोगों को ये शिक्षा का कार्य दिया गया। जो गांव में ही शक्तिशाली लोग थे, जिनके जो बाहुबल जो था, शरीर से काफ़ी बलिष्ठ थे, उनको ये कार्य दिया गया कि किसी प्रकार के भी जंगली जानवर से अगर आक्रमण होता है या आसपास के कबीलों से कोई आक्रमण करता है तो आप लोग पूरे गांव की रक्षा उनसे करेंगे। जिनका मस्तिष्क व्यापार में चलता था, जो खेती बाड़ी का हिसाब रख सकते थे, आसपास के गांव से व्यापारिक संबंध बना सकते थे, उन लोगों को व्यापार की जिम्मेवारी सौंपी गई। और जो गांव में मंदबुद्धि के लोग थे, शारीरिक रूप से विकलांग थे, कमजोर थे, उनको ये कार्य सौंपा गया कि आप ऊपर वाले 3 जो लोग हैं, 3 तरह की कैटेगरी जो समाज की है, गांव की हैं, उन लोगों की सेवा करेंगे। धीरे 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 इस सिस्टम को, इस प्रक्रिया को आसपास के गांव में, पूरे समाज में और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में अपनाया गया होगा, ऐसा कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है। और वहीं से कास्ट की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जिन लोगों को अपर कार्य सौंपे गए थे, जिन लोगों को ताकतवर होने के कारण कुछ ऐसे कार्य दिए गए थे, मानसिक रूप से सशक्त होने की वजह से जो कार्य दिए गए थे, धीरे 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 उन लोगों ने उसको हेरिडिटी में, आनुवांशिकी में तब्दील कर लिया कि उनके
परिवार में जो भी पैदा होगा वो शिक्षा लेने और देने का काम करेगा, राज्य की रक्षा करने का काम करेगा, व्यापार करने का काम करेगा, और जो चौथे लोग हैं वो केवल और केवल सेवा करेंगे। भले ही वो कितने भी शिक्षित हों, वो शिक्षा संबंधित काम नहीं करेंगे, भले ही शारीरिक रूप से वो कितने भी पुष्ट हों, लेकिन उनका कार्य केवल इन लोगों की सेवा करना रहेगा। यहां से भारतीय दर्शन में, भारतीय समाज में जाति की उत्पत्ति हुई। तो व्हाट इज कास्ट and how caste make a deep impact on the Indian politics, we are going to discuss in detail. Before moving further, we must be aware how to define caste. Basically, caste is a social division in Hinduism. हिंदू धर्म में जो सोशल डिवीजन है, आनुवंशिकी के आधार पर जब एक ग्रुप के मेंबर्स को वही कार्य करने के लिए दे दिए जाते हैं जो उनके एंसेस्टर करते आ रहे थे, उसको कास्ट कहते हैं। एक लाइन में किस तरह डिफाइन करेंगे? कास्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल डिवीजन इन हिंदुइज्म इन विच ऑक्यूपेशन ऑफ देयर मेंबर्स आर प्री डिसाइडेड और रेस्ट्रिक्टेड बाय बर्थ, कि जिस भी जाति में आप लोग पैदा हुए हैं आपको केवल वही कार्य करना पड़ेगा, आपको अपने कार्य को बदलने की अनुमति नहीं है। आप अपने जो शादी संबंधित जो संबंध हैं वो केवल अपनी जाति में बनाएंगे। आप उच्च जातियों के साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते, और उच्च जातियों के लोगों के लिए नीचे की जो जातियां थी, शूद्र जो थे, उनके साथ खाना खाने की मनाही थी। इस प्रकार से हम कहेंगे कि कास्ट हिरार्की क्या होती है? एक लैडर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जिसमें लोगों को हायर कास्ट में और लोअर कास्ट में डिसाइड कर दिया जाता है। तो कास्ट हिरार्की इज अ सिस्टम इन द हिंदुइज्म इन विच द मेंबर ऑफ द सोसाइटी आर पुटेड अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। हेरिडिटी के बेस पर ऑक्यूपेशन डिसाइड किया जाता है कि आप केवल वही कार्य करेंगे जिस जाति में आप पैदा हुए हैं, और उस जाति के जिम्मे में जो काम लगाया गया है, भले ही आप किसी भी तरह से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से सशक्त हैं, आप उच्च जाति वाले कार्य नहीं कर सकते। इसको हेरिडिटी ऑक्यूपेशनल डिवीजन कहा जाता है। मैंने बताया था मैरिज के जो रिलेशंस हैं विद इन योर कास्ट यू विल मेक, यू आर नॉट अलाउड टू मेक द मैरिज रिलेशन इन अदर कास्ट। ऑक्यूपेशन, यू आर रेस्ट्रिक्टेड, आप पर पाबंदी है, आप केवल वही कार्य करेंगे जो जिस जाति में आप जन्म लिया है, और जिस जाति को जो कार्य सौंपा गया है। आप दूसरी जाति के साथ बैठ करके खाना भी नहीं खा सकते। इसका मतलब अनटचेबल, छुआछूत, के आपको इस काबिल भी नहीं समझा जाता हायर कास्ट के लोगों के द्वारा, और हायर कास्ट के लोग ये चाहते हैं कि वो लोअर कास्ट के लोगों से दूरियां बनाए रखें, उनका एक्सप्लोटेशन हुआ। उसके अलावा इसमें बताओ इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, बहुत सारी जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस है, एंड यू हैव टेकन द बर्थ इन इंडियन सोसाइटी, so you are very well aware about this inhuman activities. They are exploited, ignored, unprivileged, or you can say to uplift the status. इन लोगों के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने काम किए, जिनमें से कुछ मुख्य जिनके मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूं: ज्योतिबा फुल्ले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सर्वप्रथम इनको हरिजन का नाम दिया था। इस प्रकार से कास्टिज्म को हटाने के लिए, कास्ट सिस्टम को इंडियन सोसाइटी से अलग करने के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने प्रयास किए, और आज आप देखते हैं कि जो कास्ट है, कास्ट सिस्टम जो इंडियन सोसाइटी का है, वो इतना रिजिड नहीं है। आज सभी कास्ट के लोग एक दूसरे के साथ मिल करके बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी कास्ट से रिलेटेड जो घृणा और द्वेष है आज भी इंडियन सोसाइटी में पाई जाती है। देखते हैं, हालांकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, बट slowly and slowly this rigidity of caste is reducing. There are certain reason behind it कि जो जाति प्रथा का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो रहा है। लोग एक दूसरे से भेदभाव उतना नहीं करते जो आज से 100 वर्ष पहले करते थे। किसी व्यक्ति ने कहा भी था कि आज से अगर 100 साल पहले के भारत को देखें या उस
1900 के जो सेंचुरी के जो लोग हैं, अगर उन्हें अब भ्रमण करने को मिल जाए इंडिया में, तो दे विल बी हाईली सरप्राइज्ड कि व्हाट इज हैपनिंग, द सिनेरियो इज टोटली चेंज्ड. Every caste is having relation with the other caste people. They are living very peacefully. They are making the relations or even marriage relation with each other. So what are the reason behind it कि जो ये कास्ट सिस्टम का जो रिजिडनेस है वो कैसे टूट रही है, फ्लेक्सिबल कैसे हो रहा है, कास्ट सिस्टम धीरे धीरे अपना रूप चेंज कर रहा है. हालांकि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि जातिवाद को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनका वोट बैंक है, उनका शासन करने का तरीका है. शासन वो तभी कर पाते हैं जब सोसाइटी में भेद हो करके ही, भेद करने के बाद ही वो लोग सत्ता को प्राप्त करते हैं. लेकिन फिर भी जो जाति प्रथा है वो इन कारणों से ढीला हो रहा है. अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो हो रहा है, गांव के लोग माइग्रेट होकर के शहरों में जा रहे हैं रोजगार की प्राप्ति के लिए, अपने बच्चों को सुख सुविधाएं, शिक्षा दिलवाने के लिए गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, और इसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं. और शहरों में कास्टिज्म की जो प्रवृत्ति है, जो जाति प्रथा का भेदभाव है, वो धीरे धीरे टूट रहा है. हम शहर में उस दुकान से चीज़ लेना पसंद करते हैं जहां पर हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती है और लोअर कॉस्ट पर मिलती है, भले ही वो दुकानदार किसी भी जाति का हो. हमें जब व्यापारिक संबंध बनाने होते हैं अर्बन एरियाज में, जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस व्यक्ति से व्यापारिक संबंध बनाने से हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, हम उसके कास्ट को नहीं देखते. सो ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, the caste system is becoming flexible in India. Occupational mobility, मतलब जो पहले जन्म के आधार पर कुछ जाति को लोगों को दबाव देकर केवल उसी कार्य को करने के लिए कहा जाता था, now we can say occupational mobility. Occupation mobility is now the people are changing their occupation. Earlier they were restricted to opt the same work which is decided by the society, but now the occupation mobility is taking place. Education, due to the education, awareness is spreading. Now people are getting aware that all are human beings, सभी मानव हैं. इसलिए इस भेदभाव को एक्सप्लोटेशन के लेवल तक लाना ठीक नहीं है. लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है, एजुकेशन की वजह से, शिक्षा की वजह से जागरूकता आ रही है, और वो जो घृणा का भाव हुआ करता था एक जाति का दूसरे जाति के प्रति, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है. तो एजुकेशन भी एक मेथड है, वेपन है, आप यूं कहें, जो सोशल एविल के खिलाफ लड़ने के काम आता है. रिजर्वेशन पॉलिसी, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, दे हैव रियलाइज्ड अबाउट दिस एक्सप्लोटेशन ऑफ द अपर कास्ट टुवर्ड्स द लोअर कास्ट. दैट्स व्हाई दे हैव मेड द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन किया गया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको कुछ आरक्षण दिया जाए, ताकि वो अपने सोशल स्टेटस के से ऊपर उठ सकें, अपना इकोनॉमिक स्टेटस ठीक कर सकें, अपने पॉलिटिकल जो डिसीजन लेने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर सकें. आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी 131 सीटें रिजर्व हैं लोअर कास्ट के लोगों के लिए. ये पॉलिसी बनाई गई कि इन लोगों को कुछ प्रिविलेज दिया जाए, ताकि ये जो सदियों से दबाए गए हैं, इन लोगों को ऊपर उठने का मौका दिया जाए. इसलिए इनको बहुत सारी सब्सिडी दी जाती हैं, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी गई हैं, ताकि ये उस जाल से निकल सकें जिसमें ये वर्षों से फंसे हुए थे. तो रिजर्वेशन पॉलिसी इज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से कास्टिज्म आज ढीला पड़ रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसा मैंने आपको बताया, संविधान में भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि आप किसी भी लोअर कास्ट के लोग को उसकी जाति से नहीं बुला सकते, उसको इनह्यूमन तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते. ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है. अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल बी बिहाइंड द बार. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, दे हैव रियलाइज्ड अबाउट दिस इनह्यूमन
activities which was prevailing in the society earlier. Now the system is changing slowly and slowly. Change has been come. In future we will see that the social structure where the concern of the casteism will be totally changed in India. Then, but still, even after these steps taken by the government, steps taken by the social reformer, urbanization, education, अभी भी सोसाइटी में हम लोग कास्टिज्म को देखते हैं. पॉलिटिक्स के अंदर कास्टिज्म को किस तरह से हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, या यूं कहें कि जो ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, वो कास्ट का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं. दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स. यू विल सी इलेक्शन के टाइम पर जब इलेक्शन होता है उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें लोग डिसाइड करते, जैसे आप यूएसए अमेरिका में देखेंगे डेमोक्रेट्स और दूसरी पार्टी है आपकी रिपब्लिकन पार्टी. उन पार्टीज में जो वोट देने वाले लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा. लेकिन हमारे देश में जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो टिकटों का बंटवारा करते हैं कि उनकी पार्टी से कौन व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा. तो जब वो टिकट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी पार्टी के लिए, जब कैंडिडेट को चुनते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की कास्ट कंपोजिशन को देखा जाता है कि वहां पर कितने लोग कास्ट हैं. इसको मैं एक लोकल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि मैं रोहतक में रहता हूं. रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम जो वोटर्स हैं, मोर देन 60%, दे बिलोंग्स टू पंजाबी कास्ट. अब आप देखेंगे कि जब भी एमएलए का इलेक्शन होगा तो जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, या वो कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, हमेशा उनका कैंडिडेट पंजाबी कम्युनिटी से होगा. इट्स मीन पॉलिटिक्स में कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप. पहला स्टेप है टिकट देना. टिकट जब आवंटित की जाती है, बांटा जाता है, तो उस लोकेलिटी की कास्ट कंपोजिशन को देखा जाता है कि वहां पर जिस कास्ट के ज़्यादा लोग रहते हैं उन्हें ही टिकट दिया जाए. ऐसा क्यों? सेंटिमेंट अपील. क्योंकि जब एक पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है तो हमारे देश का जो सिस्टम है उसमें कास्ट के नाम पर डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, और जो कैंडिडेट होते हैं वो सेंटिमेंट अपील करते हैं कि मैं आपकी कास्ट से बिलोंग करता हूं, अगर मैं पावर में आया तो अपनी कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए मैं ये कार्य करूंगा. और लोग खास करके इंडिया में, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो कास्टिज्म है वो इंडिया की एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन है. हालांकि जैसे अलग अलग धर्मों की हम बात करें, क्रिश्चियनिटी उसमें कैथोलिक्स पाए जाते हैं, प्रोटेस्टेंट पाए जाते हैं, इस्लाम धर्म में हम बात करें शिया सुन्नी पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में ही कास्टिज्म पाया जाता है. तो सेंटिमेंट अपील की जाती है और लोग उन अपील्स पर प्रभावित होकर उस व्यक्ति की इमेज को नहीं देखते, उसका सोशल बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता, उसकी एजुकेशन को नहीं देखा जाता, देखी जाती है सिर्फ कास्ट. तो हम कह सकते हैं कास्ट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटिक्स. द पीपल आर मोबिलाइज्ड. मैं आपको बता रहा था, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, रातों रात बैठक की जाती है, बताया जाता है कि आप इस जाति से संबंध रखते हैं, मैं भी उसी जाति से संबंध रखता हूं, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं पावर में आऊंगा, और मैं पावर में आऊंगा तो अपनी जाति के लोगों के लिए कार्य कर सकूंगा, अपनी जाति का अपलिफ्टमेंट कर सकूंगा. तो दस वी कैन से कास्ट से हमारे देश की राजनीति बहुत भारी तरीके से प्रभावित होती है, बहुत गहरे से. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट. हां, कास्ट बहुत गहरे तक राजनीतिक हमारी जो व्यवस्था है उसको प्रभावित करती है. लेकिन अगर ये कहें कि सारा इलेक्शन ही कास्ट पर डिपेंड होता है तो ये बिल्कुल गलत बात है. ये क्वेश्चन भी आता है, देखिएगा
कि इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट, हाउ यू कैन से, वी कैन से कि एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है पूरे के पूरे इंडिया में एमपी की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, उसमें एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जिसमें केवल एक ही कास्ट के लोग रहते हों। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट को जीतना है तो वो केवल एक कास्ट पर रिलाई नहीं कर सकता, उसको दूसरे कास्ट के लोगों के लिए भी अपनी पॉलिसीज को सामने रखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट बिकॉज नॉट अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल कास्ट। If a candidate want to win the election, they have to win the trust and votes of other caste people also. Next one is one party cannot win all votes of a single caste. हालांकि मेजोरिटी अगर कास्ट की है, मान लेते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसीज में 60% पंजाबी हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सारी की सारी वोट केवल एक ही व्यक्ति को मिल जाएंगे, नहीं। आदमी जो हैं, जो वोटर्स हैं, वो कास्ट के साथ साथ, क्योंकि एजुकेशन है, जागरूकता है, कास्ट के साथ साथ उसकी सोशल बैकग्राउंड को भी देखते हैं, उसकी समाज में इमेज क्या है उसको देखते हैं, उसकी आइडियोलॉजी क्या है उसको देखते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट। एक ही कास्ट से, अब आप देखें कांग्रेस में भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी है, पर्टिकुलर कास्ट का आदमी है, और बीजेपी में भी कास्ट का आदमी है। तो अगर कास्ट ही सब कुछ हो तो दोनों में से कौन जीतेगा, यानी कि व्यक्ति की इमेज को भी देखा जाता है। उसके बाद है, अगर कास्ट ही सब कुछ हो इलेक्शन में, अगर चुनाव में केवल कास्ट ही एक ऐसा मेथड हो इलेक्शन को जीतने का, तो जो व्यक्ति एक बार जीत गया वो हमेशा के लिए एमपी एमएलए हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा आप देखेंगे कि पावर चेंज होती रहती है, व्यक्ति जो है वो बदलते रहते हैं, जनता जो है अलग अलग प्रतिनिधित्व को चुनती है और अपने लिए पॉलिसी बनाने के लिए उनका निर्धारण करती है। उसके बाद आता है पॉलिटिक्स इन कास्ट, विद इन कास्ट, कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स। मैं हालांकि जाति और जातिवाद के बारे में हमें आप लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे चैप्टर का एक भाग है, हम देखते हैं कि विद इन कास्ट कैसे पॉलिटिक्स होती है। आप देखेंगे कि आजकल हर एक कास्ट ने अपना एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये टीचिंग चल रही है, हमें यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस को हटाना है कि वो सोशल डिवीज़न का रूप ना ले, ना कि सोशल डिफरेंसेस को और सोशल डिवीज़न को बढ़ाना है। लेकिन आप अपने चारों तरफ देखें तो आप पाएंगे कि हर एक कास्ट के लोगों ने अपना अपना एक ग्रुप बना रखा है और अपने उस ग्रुप को वाइडन करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा महत्व है वोट का, लोगों की ओपिनियन का। इसलिए वो अपने लोगों को, अपने कास्ट ग्रुप के लोगों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू एनलार्ज वन थिंग, कोalition दूसरे कास्ट के लोगों से भी, क्योंकि देखिए शेड्यूल कास्ट एक वर्ड है, उसमें बहुत सारी कास्ट आती हैं। शेड्यूल ट्राइब एक है, उसमें बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं। तो आप कह सकते हैं वो उन सबको मिला, ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, इसके अलावा ब्राह्मण कम्युनिटी का है, जाट कम्युनिटी का है। ये सब लोग प्रयास करते हैं कि अपने ग्रुप को एनलार्ज किया जाए, दूसरी कास्ट को भी अपने ग्रुप में मर्ज करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से नए नए ग्रुप हमारे सामने आते हैं, नई नई पॉलिटिक्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। ये हमारा चैप्टर है, इसकी समरी हम करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट क्वेश्चंस आप लिख लेंगे, व्हाट वी मीन बाय कास्ट, जाति से हम लोग क्या समझते हैं, का व्हाट इज कास्ट हिरार्की, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, हाउ द कास्ट सिस्टम इज बिकमिंग फ्लेक्सिबल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कास्ट सिस्टम अब उतना रिजिड नहीं रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये आप क्वेश्चन लिखेंगे। इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट, हाउ यू कैन से, दीज आर द पॉइंट, एंड हाउ द
कास्ट, हाउ द पॉलिटिक्स टेक प्लेस विद इन कास्ट। तो ये 5-6 बातें हैं हमने इस चैप्टर में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट तीनों को बहुत अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास किया है। इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं, आप अपनी तैयारी करें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।